मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्कार। मैं रोहितास आप सभी का रैंक टू सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथ्स की एक कंप्लीट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हमारा क्लियर टारगेट रहेगा मैथ्स में 30 नंबर लाना। साथियों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। साथियों, इस सीरीज में हम हर टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे ताकि कम समय में मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। साथियों, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं मैथ के एक सबसे बेहतर टॉपिक नंबर सिस्टम से। साथियों, मैथ्स का हर टॉपिक नंबर्स पर ही बेस्ड होता है, इसलिए नंबर सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम इस चैप्टर के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल से समझते हैं, नंबर्स आखिर होता क्या है। तो आप कहेंगे नंबर्स वह मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका यूज हम काउंटिंग, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन के लिए करते हैं। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। चलिए अब एक एक करके नंबर्स के सभी टाइप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, नंबर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप कहेंगे नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी दो कैटेगरी? तो नंबर एक वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और सेकंड काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं ये? तो देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं, क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगे। दूसरी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, क्या होते हैं? तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्याएं। अर्थात आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो रूट चिन्ह के अंदर माइनस में होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपसे पूछा, बताओ रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, तब आपका आंसर रहेगा रूट 4 की वैल्यू होगी 2। अब अगर आपसे पूछा, बताओ रूट -4 की वैल्यू क्या होगी, अब आपका आंसर अगर 2 है तो ये क्या रहेगा? आपका गलत रहेगा। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी 2i। ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू? 2i, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा के i से डिनोट करते हैं, तो इसलिए क्या होगा? ये 2i होगा। क्लियर हुआ? तो संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तब आपका आंसर रहना चाहिए संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है? और काल्पनिक संख्याएं, तब आप कहेंगे ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्लियर हुआ? अब साथियों, एक संख्या है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है ये संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वह संख्या होती है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात कह सकते हैं ये a प्लस बी आई की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? a प्लस वी आई की फॉर्म में, जहां पर a जो है ये वास्तविक संख्या और वी आई जो है ये काल्पनिक संख्या का पार्ट है। तो मिलकर के ये क्या बनेगी?
सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां पर लिखे 4 + 3i, तो ये इसमें 4 क्या है, तो आप कहेंगे 4 ये वास्तविक है, रियल पार्ट है, और 3i क्या है, तो ये काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हुआ? तो देखिए साथियों, यहां पर केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि सम्मिश्र संख्याओं का मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण। तो देखिए, अगर आपसे परिमाण पूछा जाए तो सम्मिश्र संख्याओं का परिमाण क्या होगा, आपको निकालना है √a² + b², और वैल्यू जो रहेगी वो किस में रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए 4 + 3i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, √4² + 3²। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 16 + 9 कितना होगा, 25, और √25 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे √25 की वैल्यू होगी 5। तो ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या क्या है, ये वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। क्लियर हुआ? अब समझते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं को। साथियों, वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो नंबर 1 परमेय और नंबर 2 अपरमेय। एक परमेय रेशनल नंबर और सेकंड अपरमेय इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की। साथियों, वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हों, इंटीजर्स हों, और q की वैल्यू 0 ना हो, तो संख्या क्या कहलाएगी, संख्या परमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। ये क्या होती हैं, तो देखिए, वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हैं। p और q क्या, पूर्णांक, इंटीजर्स, और q की वैल्यू जो है वो 0 ना हो। तो देखिए, संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी में। कौन कौन सी, तो एक वास्तविक रियल और सेकंड काल्पनिक इमेजिनरी। अब वास्तविक संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तब आप कहेंगे दो कैटेगरी में, एक परमेय और दूसरी अपरमेय, रेशनल और इरेशनल। परमेय क्या होती हैं, तो आप कहेंगे वे सभी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स हो और q की वैल्यू 0 ना हो, क्या कहलाएंगी, रेशनल कहलाएंगी, परमेय कहलाएंगी। और अपरमेय क्या होंगी, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q की वैल्यू 0 ना हो, क्या कहलाएंगी, ये अपरमेय कहलाएंगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या थी, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू 0 ना हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/5, 22/7, ये सभी संख्याएं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या है, परमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं। चाहे ये पॉजिटिव हो तब भी रेशनल,
नेगेटिव हो तब भी रेशनल। क्लियर हुआ? देखिए इसी तरीके से अगर डेसिमल की संख्याएं हैं, जैसे 0.5, 1.25, 3.14, 5.752, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? सारी संख्याएं परिमेय हैं, रेशनल हैं। क्यों? जैसे यहां पर भाई 0.5 दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 लिखेंगे, संख्या क्या होगी? p बटा क्यू की फॉर्म में। यहां पर दशमलव हटाकर बटे में 100 लिख सकते हैं, p बटा क्यू की फॉर्म में। दशमलव हटा करके बटे में 100 लिख सकते हैं, p बटा क्यू की फॉर्म में। तो ये सभी संख्या क्या है? p बटा क्यू की फॉर्म में है, तो क्या कहलाएंगी? ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर हुआ? चाहे ये पॉजिटिव हो तब भी परिमेय, नेगेटिव है तब भी परिमेय। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर पूर्णांक की बात करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, ये भी क्या है? सभी ये भी सभी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि हर संख्या के बटे में एक हमेशा छिपा रहता है। भाई 1 को हम 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5/1, 6/1 लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या क्या है? p बटा क्यू की फॉर्म में है या p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो इसलिए ये क्या है? सभी परिमेय संख्याएं हैं, चाहे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, सभी क्या हैं? सभी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं, और कौन सी संख्या है जो परिमेय है? जैसे रूट वाली संख्याएं। रूट वाली वे संख्याएं जो पूरी पूरी बाहर आ सकती हैं, अर्थात जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36। तो ये सभी क्या है? ये सभी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √1 की वैल्यू 1 और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। √4 की वैल्यू 2, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से √9 को 3/1, 16 को 4/1, √25 को 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी क्या है? सभी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? तो देखिए रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेसिमल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या रूट की वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, ये सभी संख्या क्या है? परिमेय है। तो बताइए अपरिमेय क्या है? तो साथियों अपरिमेय को समझने से पहले हमको समझना है डेसिमल। साथियों देखिए डेसिमल क्या होती है? दशमलव संख्याएं। तो दशमलव की संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव। क्या होती है ये? देखिए शांत दशमलव नाम से ही है शांत दशमलव, अर्थात दशमलव की वे संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाए। ठीक है, जैसे 0.5, 0.25, 1.50, 3.14, 5.256। तो ये संख्याएं क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, अर्थात दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाए। क्लियर हुआ? अब ये संख्याएं क्या हैं? अभी हमने पढ़ी इस टाइप की संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये क्या है? आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। नाम से ये अशांत दशमलव, अर्थात दशमलव के बाद संख्याएं अनंत तक जाती हूं, या कह सकते हैं दशमलव के बाद अंक जो हैं अनंत तक जाते हो। क्या कहलाएंगी?
अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप? तो एक रिपीटिंग और दूसरी नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखिए साथियों, डेसिमल नंबर्स दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? तो अभी पढ़ा रेशनल है, वे नंबर्स जो दशमलव के बाद शांत हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जो दशमलव के बाद शांत ना हो, क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। जैसे यहां पर हम लिखे 0.333333 इस तरीके से कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। इनफाइनाइट तक जा रही है संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार। अब इस संख्या को हम p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम डिटेल में फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां क्या करेंगे? हम डेसिमल और वार को हटा करके नंबर्स लिखते हैं। जितने नंबर्स के ऊपर वार लगे होते हैं उतनी वार नीचे हम 9 लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? 1/3। और ये क्या होगी? p बटा q की फॉर्म में। और जब p बटा q की फॉर्म में है तो इसलिए रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? सेकेंड, नॉन रिपीटिंग। देखिए नॉन रिपीटिंग, जैसे यहां पर हम लिखे 0.3256728921 इस तरीके से कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो यहां पर क्या है? संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट नहीं हो रही है तो क्या है? ये नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग है तो इसको हम p बटा q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब p बटा q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या रहेगी? ये आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी, इरेशनल नंबर रहेगा। या यहां पर हम लिख सकते हैं 3.146257821926 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये होते क्या है? तो आप कहेंगे ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं। क्या होते हैं ये प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट और पाई की वैल्यू होती है। क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है। तो ये क्या है? ये नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं, अपर में होती है। अपर में संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब समझते हैं अपर में क्या होती हैं। देखिए अपर में संख्या है, इरेशनल नंबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू 0 ना हो, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। कौन सी संख्याएं इरेशनल हैं? चलिए एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 पाई। पाई कैसी संख्या है? तो आप बताएंगे पाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, बस 22/7 के लगभग में नजदीक है। ठीक है, तो जब पाई की वैल्यू 22/7 के नजदीक है, ना कि 22/7, तो पाई की जो वैल्यू है वो क्या है? ये पाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और अभी हम लोगों ने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ये इरेशनल होते हैं, अपर में होते हैं।
तो इसलिए पाई क्या है, तो आप बताएंगे पाई अपरमेय है, या आपको लिख करके आ जाए पाई का मान, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी क्या है, ये अपरमेय है। अगर आपसे पूछा जाए 3.14 क्या है, तो आप बताएंगे 3.14 परमेय है। 22/7 क्या है, 22/7 परमेय है। अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, अपरमेय, पाई का मान क्या है, अपरमेय, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 नहीं है। ठीक है, पाई का मान 22/7 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, लगभग में नजदीक है, लेकिन ये संख्या है कैसी, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या है, आपकी अपर में है, इरेशनल है। सेकंड, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, जैसे √2, √3, √5, √6, या कह सकते हैं रूट की वे संख्याएं जो पूरी पूरी बाहर नहीं आती हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी अपरमेय कहलाएंगी। जैसे √7, √8, √10, √11, ये सारी संख्याएं क्या हैं, सारी संख्याएं अपरमेय हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रूट की वे संख्याएं जो पूरी पूरी बाहर आ जाएं, परमेय, और जो पूरी पूरी बाहर ना आए वो क्या होंगी, अपरमेय होंगी, इरेशनल होंगी। क्लियर हुआ। तीसरी संख्या कौन सी, देखिए नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, क्या है ये, अपर में है, इरेशनल है। जैसे आपको लिख करके आ गया 0.3216412896, इस तरीके से इनफाइनाइट तक, या आपको लिख करके आ गया 3.14165821 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये क्या होंगी, इरेशनल होंगी, अपर में होंगी। तो देखिए साथियों, आपको परमेय और अपरमेय में केवल अपरमेय को ध्यान रखना है। अपरमेय में केवल 3 ही संख्याएं आती हैं। कौन सी 3 संख्याएं, तो नंबर 1 पाई या पाई का मान, दूसरी रूट की वे संख्याएं जो रूट के बाहर पूरी पूरी ना निकले, और तीसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनके अलावा जो भी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल होंगी, परमेय होंगी। क्लियर हुआ यहां तक। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि इनफाइनाइट ये रेशनल है या इरेशनल। तो देखिए साथियों, जो इनफाइनाइट अनंत, ये ना तो परमेय है और ना अपरमेय है, ना परमेय ना अपरमेय। क्यों, क्योंकि ये एक संख्या नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिंबल है। तो जब ये संख्या नहीं है, एक सिंबल, एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ये क्या है, ना तो परमेय और ना ही अपरमेय। और अगर आपको लिख करके आ जाए किसी संख्या के बटे में 0, जैसे 1/0 या 2/0, तो ये क्या है, परमेय या अपरमेय। तो ये भी आपके परमेय और अपरमेय नहीं है। क्या है ये, इनकी वैल्यू होती इनफाइनाइट, और ये क्या होते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, नंबर नहीं है। तो इसलिए ना ये परमेय है और ना ही ये अपरमेय है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। बेसिक चीजें क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 परमेय संख्या का योग परमेय होगा या अपरमेय, या 2 परमेय संख्याओं का अंतर परमेय या अपरमेय, या 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल या 2 परमेय संख्याओं का भागफल, क्या होगा, परमेय या अपरमेय। तो देखिए, परमेय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। तो इसको हमने डिनोट किया आर से,
और अपरमेय को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल। तो इसको डिनोट किया हमने आई से। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दो परमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परमेय या अपरमेय? तो साथियों, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा परमेय होगा। और अगर आपसे पूछा जाए दो परमेय संख्याओं का अंतर, तो दो परमेय संख्याओं का अंतर भी परमेय ही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा? परमेय होगा। और दो परमेय संख्याओं का भागफल, अगर हम किसी एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से भाग दें तो क्या मिलेगा? हमें परमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? परमेय संख्या। क्लियर हुआ? अगर दोनों संख्या अपरमेय हैं, अर्थात दो अपरमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, परमेय या अपरमेय? तब आपका आंसर रहना चाहिए दो अपरमेय संख्याओं का योगफल अपरमेय भी हो सकता है और दो अपरमेय संख्याओं का योगफल परमेय भी हो सकता है। ठीक है भाई, अपरमेय कैसे होगा? तो जैसे हमने यहां पर लिखा √2 अपरमेय, √3 अपरमेय, इनका योग किया तो इनका योग ये क्या कहलाएगा? अपरमेय कहलाएगा। अब अगर मान लो हमने का मतलब रेशनल कैसे होगा, परमेय कैसे होगा? तो इसे √2, एक पर है माइनस का √2। अब इनके योगफल की अगर हम बात करें तो देखिए √2 और यहाँ प्लस माइनस माइनस √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। और 0 क्या है? आपकी परमेय संख्या है। तो दो अपरमेय संख्याओं का योगफल अपरमेय भी हो सकता है और दो अपरमेय संख्याओं का योगफल परमेय भी हो सकता है। इसी तरीके से दो अपरमेय संख्याओं का अंतर आपका अपरमेय भी हो सकता है और परमेय भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर दो अपरमेय संख्याओं को गुणनफल की बात करें, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परमेय या अपरमेय? तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल आपका परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। भी कैसे? जैसे हमने कहा √2 गुणे √3 क्या होगा? ये √6, और √6 क्या है? अपरमेय है। अब यहां पर हमने कहा √2 मल्टीप्लाई √8 क्या होगा? ये √16, और √16 की वैल्यू क्या होगी? 4। तो ये क्या है? परमेय। तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय भी हो सकता है और दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दो अपरमेय संख्याओं के भागफल की। अगर एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दें तो आपको अपरमेय भी मिल सकती है संख्या और परमेय भी मिल सकती है। अर्थात दो अपरमेय संख्याओं का भागफल अपरमेय भी हो सकता है और परमेय भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब बात करें एक संख्या परमेय और दूसरी अपरमेय हो। अगर हम किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ें या परमेय में अपरमेय को जोड़ें तो हमेशा क्या मिलेगी? अपरमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा अपरमेय संख्या मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम अपरमेय संख्या में से परमेय संख्या को माइनस करें या परमेय में से अपरमेय को माइनस करें तो आपको हमेशा अपरमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा अपरमेय संख्या। इसी तरीके से अगर हम किसी अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से गुणा करें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? आपको अपरमेय संख्या मिलेगी, लेकिन आपकी जो परमेय संख्या है वो 0 ना हो। अगर परमेय संख्या ये 0 ना हो तब आपको अपरमेय और परमेय का गुणनफल आपको हमेशा अपरमेय मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये परमेय संख्या 0 है तो ये क्या मिलेगा?
जीरो, और जीरो क्या हो जाएगी, फिर परमेय हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी अपरमेय संख्या को किसी परमेय संख्या से हम भाग दें तो आपको क्या मिलेगी, हमेशा अपरमेय संख्या मिलेगी, लेकिन परमेय जो आर की वैल्यू है वो जीरो ना हो तब। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ तो रैशनल और इरेशनल के सारे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए साथियों, परमेय संख्याओं को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। परमेय संख्याओं को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी दो कैटेगरी? तो नंबर एक पूर्णांक इंटीजर्स, और नंबर दो फ्रैक्शन भिन्न, या कह सकते हैं डेसिमल। देखिए साथियों, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? हमने पढ़ा संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक रियल, दूसरी इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक कौन सी? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। काल्पनिक क्या है? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सी दो कैटेगरी? परमेय और अपरमेय। फिर अपरमेय में कितनी संख्याएं? केवल तीन संख्याएं। कौन कौन सी? एक पाई, दूसरी रूट की वे सभी संख्याएं जो पूरी पूरी बाहर नहीं निकल सकती, और तीसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो परमेय संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तो आप बताएंगे परमेय संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर एक पूर्णांक, और नंबर दो भिन्न, फ्रैक्शन, या कह सकते हैं डेसिमल। फ्रैक्शन या डेसिमल को हम आगे पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर्स की। क्या होते हैं? तो देखिए, शून्य सहित सभी ऋणात्मक व सभी धनात्मक संख्याएं। शून्य सहित सभी ऋणात्मक व सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे अगर नंबर लाइन पर हम लिखें इनको, तो यहां पर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। इधर क्या होंगे? 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए ये क्या है? ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं। और ये क्या है? ये धनात्मक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तब आंसर रहेगा 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्लियर हुआ? तो देखिए पूर्णांक क्या है? तो आप बताएंगे शून्य सहित सभी ऋणात्मक व सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्लियर हुआ? एक होती है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। क्या होती है? तो ये शून्य सहित सभी पॉजिटिव, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, और शून्य सहित सभी ऋणात्मक व सभी धनात्मक क्या होती हैं? पूर्णांक। और शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। क्लियर हुआ? देखिए इन्हीं धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है। और अगर धनात्मक संख्याओं में हम शून्य को इंक्लूड करें तो यही क्या बनती है? यही होल नंबर बनते हैं, पूर्ण संख्या बनती हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर धनात्मक संख्याएं। देखिए धनात्मक संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, और प्राकृत संख्याओं को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर एक सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सेकंड ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। थर्ड प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। फोर्थ कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। यूनिट नंबर, इकाई संख्याएं। और परफेक्ट नंबर्स, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
कौन सी कई कैटेगरी में? जैसे नंबर 1 सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सेकेंड ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं, यूनिट नंबर या इकाई संख्याएं, और परफेक्ट नंबर परिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं। यहां भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं और समष्टि संख्याएं भी बोलते हैं। चाहे आपसे यौगिक पूछे या भाज्य पूछे या समष्टि पूछे, सभी एक ही बात है। अभाज्य और अभाज्य को हम रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं, तो रूढ़ और अभाज्य एक ही है। अब बात करते हैं हम लोग इवन नंबर, सम संख्याएं। तो ये क्या होती है? ये 2k की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? 2k की फॉर्म में होती है। ये 2k प्लस 1 की फॉर्म में होती है। अब देखिए साथियों, सम संख्याओं की अगर बात करें तो हम कहेंगे वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी, इवन नंबर्स कहलाएंगी। और वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताओ -10 क्या है, सम या विषम, इवन या ऑड? तो देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखनी है भाई, अगर आपसे यही पूछा जाता कि सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तब आंसर क्या रहेगा आपका? तब आंसर रहेगा यहां पर 2। अब आप ये बताओ, जब सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो क्या 2 से छोटी कोई भी संख्या सम हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकती है। अब आप ये बताओ 2 और -10 इन दोनों में छोटी कौन है? तो इन दोनों में छोटी है -10। और जब सबसे छोटी सम संख्या ये है तो क्या इससे छोटी कोई भी संख्या सम हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकती है। तो क्या ये संख्या सम होगी? तो ये संख्या सम नहीं होगी। अगर बात करें भाई -9, बताइए सम या विषम? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, क्या होगा? तो आंसर रहेगा आपका 1। भाई 1 से छोटी कोई भी संख्या क्या विषम हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। और जब 1 से छोटी कोई भी संख्या विषम नहीं हो सकती है तो बताओ -9 और 1 में छोटी कौन है? तो आप कहेंगे इनमें छोटी है 9। तो क्या 1 से छोटी कोई भी संख्या विषम हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकती है। तो ये माइनस की संख्या ना तो सम होंगी और ना ही विषम होंगी, इस बात को ध्यान रखना है। भाई सम और विषम किसका पार्ट है? तो ये प्राकृत संख्याओं का पार्ट है। और प्राकृत संख्या क्या होती है? ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, या इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं। कौन सी? वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब आप ये बताओ, क्या माइनस की कोई भी संख्या वस्तुओं के गिनने के काम आएगी? तो आप कहेंगे नहीं। जब ये वस्तुओं के गिनने के काम नहीं आएंगी तो माइनस की संख्या ना तो सम होंगी और ना ही विषम होंगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और सम संख्या किस फॉर्म में होती है? ये 2k की फॉर्म में होती है। और विषम संख्या क्या होती है? 2k प्लस 1 की फॉर्म में होती है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, अगर 2 नंबर इवन है, सम है, तो इनका योग या इनका अंतर या इनका गुणनफल या इनका भागफल क्या होगा? हमेशा इवन होगा। क्या होगा? हमेशा इवन होगा। क्लियर हुआ? अब अगर आपसे पूछा जाए भाई 2 ऑड संख्या, 2 विषम संख्याएं, इनका योग क्या होगा? तो इनका योग या इनका अंतर या इनका गुणनफल या इनका भागफल। देखिए जैसे यहां पर हम देखें भाई 3 और ये क्या है? एक 5 मानी,
एक संख्या विषम हमने क्या मानी 3 और एक क्या मानी 5, तो इनका 5 और 3 योग कितना हो जाएगा 8। क्या है ये इवन है, तो योग क्या होगा, दो विषम संख्याओं का योग सम होगा। अब जैसे अगर ये 5 है और ये 3 है तो इनका अंतर क्या होगा, अंतर 2 होगा, तो अंतर भी क्या होगा आपका इवन होगा। ठीक है, क्या होगा इवन। अगर इनका गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होगा इनका ऑड, गुणनफल क्या होगा ऑड होगा। और इनका भागफल भी क्या होगा, इनका भागफल ऑड होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो सम संख्याएं हैं उनका योग या उनका अंतर या गुणनफल या भागफल पूछे क्या होगा, सम या विषम, तो हमेशा सम होगा। और अगर दो विषम संख्याएं हैं तो उनका योग और अंतर हमेशा सम होगा, गुणनफल और भागफल हमेशा विषम होगा। और अगर एक संख्या आपकी सम है और दूसरी संख्या आपकी विषम है तो उनका योग क्या होगा, तो योग उनका विषम होगा। उनका अंतर क्या होगा, अंतर उनका विषम होगा। उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल उनका सम होगा। उनका भागफल क्या होगा, भागफल भी इनका क्या होगा सम होगा। आपको ये चीज ध्यान कैसे रखनी है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमने इवन मानी, मान लीजिए 18 18, सेकंड संख्या हमने ऑड मानी, क्या मानी हमने 3 मान ली। अब देखिए इनका योग करें क्या होगा 21, क्या है ये विषम है। अगर इनका अंतर निकालें 18 - 3 क्या बचेगा 15, 15 क्या ये विषम है। अगर हम इनकी गुणा करें 18 3 54 क्या है ये सम है। अगर हम भाग दें 18 को 3 से भाग दें क्या आएगा 6, क्या होगी ये सम होगी। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए, आपसे पूछे कि दो विषम संख्याओं का योगफल या दो विषम संख्याओं का गुणनफल या भागफल या अंतर सम होगा या विषम होगा, तब आपको करना क्या है, छोटे से एग्जाम्पल से देखना है आपको। क्लियर हुआ ये। चलिए अब देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों। क्या है ये, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, केवल दो गुणनखंड, ओनली टू फैक्टर्स। देखिए केवल दो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा है। भाई दो कौन से होंगे, एक 1 होगा और एक संख्या स्वयं होगी, यही केवल दो गुणनखंड। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है। इकाई संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनका केवल एक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनका केवल एक गुणनखंड हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ संख्याएं ली यहां पर 1 2 3 4 और 9, इनसे समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1 की। अब ये 1 जो है किसकी संख्या से कटेगा, तो आप बताइए, ये केवल 1 से ही कटेगा। तो इसके कुल कितने फैक्टर हुए, तो इसका केवल एक फैक्टर हुआ। और जब केवल एक फैक्टर हुआ तो बताइए ये क्या होगी, अभाज्य या भाज्य। तो देखिए अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, केवल दो फैक्टर, केवल दो गुणनखंड, ना दो से कम ना दो से ज्यादा है। तो यहां पर क्या है भाई, ये तो एक ही है, तो क्या ये अभाज्य होगी, तो आप कहेंगे नहीं ये अभाज्य नहीं होगी, तो ये क्या होगी, ना अभाज्य। क्या भाज्य होगी, भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी ना भाज्य।
तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या है ये? तो आप कहेंगे ये एक इकाई संख्या है। क्या है ये? इकाई संख्या, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये केवल एक ही संख्या आती है, कौन सी? एक, 1। क्लियर हुआ? अब देखिए 2 किस किस से कटेगी ये? तो आप कहेंगे ये 1 से और 2 से। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? आप कहेंगे इसके 2 गुणनखंड। और जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड हों तो वो संख्या क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। तो 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 3 किस किस से कटेगी? तो आप कहेंगे 1 से और 3 से। तो इसके कितने फैक्टर हुए? तो आप कहेंगे इसके 2 फैक्टर। और जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर हों वो क्या कहलाएंगी? तो आप बताएंगे वो अभाज्य कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब बताइए आप 4 जो है किस किस संख्या से कटेगी? तो आप बताएंगे ये 1 से, 2 से और 4 से। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? तो आप कितने बताएंगे? इसके 3 गुणनखंड। और जब 3 गुणनखंड हुए तो संख्या क्या है? भाई वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 9 भाई किस किस संख्या से कटेगी? तो 1 से, 3 से और 9 से। कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। और जब किसी संख्या के 3 गुणनखंड हो तो संख्या कैसी होगी? तो आप बताएंगे संख्या भाज्य होगी। कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर क्या रहेगा? तब आपका आंसर रहेगा 2। भाई 2 क्यों रहेगा? अभी हमने पढ़ा भाई एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2 क्या है? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अब आंसर क्या रहेगा? अब भी आंसर 2 ही रहेगा। दोस्तों 2 एक ऐसी इवन नंबर है जो आपकी प्राइम भी है। 2 के अलावा, 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो प्राइम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या रहेगा? आंसर 2 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका 3। भाई देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट, 2 क्या है? प्राइम है। और 2 कैसी है? ये इवन प्राइम। 3 क्या है? ये भी आपका प्राइम है। कैसी प्राइम है? ऑड प्राइम। तो सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तब आंसर क्या रहेगा? तब आंसर रहेगा आपका 4। ठीक है। अब यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबसे
छोटी सम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तब भी आंसर क्या रहेगा? आंसर 4 रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ऑड कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या रहेगा? तो यहां पर आंसर रहेगा आपका 9। क्या रहेगा? 9। तो देखिए साथियों, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में आपसे सबसे छोटी संख्या पूछेगा, ना कि सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आंसर इनफाइनाइट, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या या सबसे बड़ी भाज्य संख्या, क्या रहेगा? इनफाइनाइट। अगर बड़ी संख्या का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो वहां पर आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमको देखना है भाई 100 तक की संख्याओं में या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तब आपका आंसर रहना चाहिए 25। और अगर आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तब आपका आंसर रहना चाहिए 15। और अगर पूछा जाए 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी? 10। अब यही अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए साथियों यहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि 1 से 100 तक कुल 100 संख्याएं हुई और 100 संख्याओं में 25 अभाज्य तो 75 भाज्य, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा जो 1 है वो ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए अगर भाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा आंसर? तो आंसर रहेगा आपका 74। ठीक है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी भाज्य संख्या है, तब आपका आंसर क्या रहना चाहिए? 74 रहना चाहिए, 74 रहना चाहिए। या अगर आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो आंसर यहां पर रहेगा 34। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो आंसर रहेगा 4। 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तब आंसर रहेगा 8। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तब आपका आंसर रहेगा 9। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं 1 से 100 तक जो अभाज्य हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, या 10 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, या पूछेगा 10 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताओ। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमको अभाज्य संख्याएं पता होंगी। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। भाई 1 से 10 तक में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, तब आपका आंसर रहेगा भाई 2, 3, 5 और 7। कितनी? 4 संख्याएं। 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, तो आंसर रहेगा 11, 13, 17 और 19। कितनी संख्याएं 10 से 20 तक, तो 4 संख्याएं। अब अगर देखें 20 से 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी अभाज्य है, तो एक रहेगी 23 और एक रहेगी 29। कितनी? 2 संख्याएं। 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 के बीच में 31 और 37।
कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। 40 से 50 के बीच में 41, 43 और 47 कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो देखिए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हुई? तो देखिए 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। तो 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। अगर देखिए यहां पर 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में एक 53 और एक 59 कितनी? 2 संख्याएं। 60 से 70 के बीच में तो 61 67 कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। 70 से 80 के बीच में देखिए 71 73 और 79 कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। 80 से 90 के बीच में कौन सी? एक 83 और एक 89 कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। और 90 से 100 के बीच में अगर पूछी जाए तो केवल एक संख्या है, कौन सी? 97। तो देखिए 50 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हुई? तो 50 से 100 के बीच में ही 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10 संख्याएं। और 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं? 15 संख्याएं। तो 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 20 से 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो अगर हमें ये अभाज्य संख्याएं पता होंगी तभी हम योग निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, हम कब आंसर दे सकते हैं? जब हमको ये संख्याएं पता होंगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। और अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 11। और अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तब आंसर रहेगा आपका 97। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 101। वो अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितनी होगी? 997। आपको इतनी संख्याएं ध्यान रखनी है भाज्य और अभाज्य में। क्लियर हुआ? चलिए अब समझते हैं हम लोग परिपूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर्स। इनको परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्याएं कुछ भी कह सकते हैं। देखिए क्या होती है ये। देखिए इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ संख्याओं के गुणनखंड। जैसे एक संख्या यहां पर हमने लिखी 4, एक संख्या लिखी 6 और एक संख्या लिखी 12। आप बताओ 4 के गुणनखंड कौन कौन से? 4 किस किस संख्या से कटेगी? तो आप कहेंगे 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 2 और 4। तो इनके गुणनखंडों का योग कितना हुआ? आप कहेंगे 7। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 6 के गुणनखंड, तो 1 2 3 और 6, इनके गुणनखंडों का योग कितना हुआ? तो 12। भाई 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। यहां पर देखिए 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। तो इनके सभी गुणनखंडों का योग 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 12 28। अब देखिए यहां पर 4 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने से कम है। 12 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने से अधिक है। और यहां पर 6 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर है।
तो परिपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना हो, क्या कहलाती हैं? परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्या है? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, संपूर्ण संख्याएं या परिपूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा कि 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी परिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं हैं? तो 100 तक की संख्याओं में केवल 2 ही संख्याएं हैं जो संपूर्ण है। कौन कौन सी? एक 6 और दूसरी 28। और अगर आपसे पूछा जाए 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं संपूर्ण या परिपूर्ण हैं? तो 3 संख्याएं। कौन कौन सी? 6, 28 और 496। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर। क्या होती है ये? तो देखिए, ऐसी कोई दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे यहां पर संख्या लिखी 6 और 19, क्या इसमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर हमने लिखा 4 और 15, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यह हमने यहां पर लिखा 13 और 19, क्या इनमें कुछ कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या कह सकते हैं ऐसे कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब एक होती है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होती है? ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक संख्या हो। ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक संख्या हो, या कह सकते हैं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 हो, क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य। जैसे 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। तो ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, या जिनके बीच केवल एक संख्या हो, क्या कहलाएंगे? ये जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो साथियों, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।